हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 20 ग्राम सचिव, पटवारी पुलिस और एचएससी के हर एक एग्ज़ाम के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, इसके अलावा अगर आप अपनी प्रैक्टिस और ज़्यादा चेक करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। उन्हें खरीदने के लिए आप अगर हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ करेंगे तो उस पर जो है आपको 40% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 20। सबसे पहले हम करने वाले कंप्यूटर के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन या फर्मवेयर सॉफ्टवेयर? तो देखिए, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट का है कि वन बाइट इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 4, 8, 12 या 16? तो वन बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट्स के। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज मीनिंग ऑफ OMR? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मैसेज रीडर, ऑनलाइन मैसेज रीडर या ऑनलाइन मार्क रीडर? तो OMR होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय एप्पल INC? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल INC ने डेवलप किया है? तो ये बताना है इसमें लाइनक्स, विंडो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या डॉस? तो एप्पल ने जो डेवलप किया है वो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, LAN स्टैंड्स फॉर लिमिटेड एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क या लॉन्ग एरिया नेटवर्क? तो LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय JV एटेंसॉफ, बिल गेट्स, सिमरकरी या विंटन सर्फ? तो यहाँ पे अगर हम इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने डेवलप किया था, तो एक्चुअल में ये होना चाहिए था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, ये जो सही क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे वो बनेगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था ये किसने डेवलप किया था? JV एटेंसॉफ ने। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है वेयर डज मोस्ट डाटा गो फर्स्ट विद इन ए कंप्यूटर मेमोरी हिरार्की? रैम, रोम, बायोस या फिर कैशे? तो राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर जाता है सबसे पहले? रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर असेंबलर? कोई कंप्यूटर तब तक बूट नहीं होगा जब तक उसके पास क्या ना होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा तो। ठीक है, अगला है चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व्स, इंटीग्रेटेड सर्किट या नन ऑफ दीज? तो देखिए, ट्रांजिस्टर जो थी हमने इससे पहले वाले में पढ़े थे, सेकंड जनरेशन में यूज़ किया गया था। वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व्स ये फर्स्ट में यूज़ किए गए थे और इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन में यूज़ किए गए थे। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है टच स्क्रीन क्या है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बोथ या नन ऑफ दीज? तो टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है, तो बोथ जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक केसेस रीडर या नन ऑफ दीज? MICR की फुल फॉर्म बतानी है कि MICR क्या होता है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है स्वर के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 5? स्वर के भेद बताने हैं कितने हैं? तो स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्वर स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। ठीक है, ओके, तो 3 भेद जो हैं होते हैं। अगला है P वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है क्या है? दंत से, ओष्ठ से, मूर्धा से या कंठ से?
तो ये वर्ग में पूछा है, तो वर्ग का मैंने आपको बताया हमेशा से ही कचट तप, यानी कि ये हमारे वर्ग हो गए और इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होता है KTMDH, यानी कि कै वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, ट वर्ग दंत से और पै वर्ग ओष्ठ से। तो यहाँ पे पै पूछा है तो ये पै वर्ग में आता है, तो ओष्ठ से जो है सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह है अल्प विराम, अर्ध विराम, अपूर्ण विराम या इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए कौन सा चिन्ह जो है यूज किया जाता है? अल्प विराम। फर्स्ट ऑप्शन अल्प विराम जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, उपयुक्त सभी। और से पहले बताना है कि किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए, और से पहले ना हम पूर्ण विराम लगाते, ना अल्प विराम और ना ही प्रश्नवाचक लगता है, तो ये सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूर्योदय शब्द का संधि विग्रह क्या है? सूर्य जमा उदय, सूर्यो जमा दय, सूर्य जमा उदय या सूर्या जमा उदय। तो देखिए, सूर्योदय का जो सही संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? सबसे पहले आएगा सूर्य प्लस उदय। ठीक है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट शब्द का विलोम है अपकृष्ट, निकृष्ट, विकृष्ट या विकृत। उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? निकृष्ट, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अभिषेक बताना है कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो शेख तो होता ही नहीं है और अभी में छोटी ई की मात्रा आती है, तो अभिषेक फर्स्ट वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में विदेशज शब्द है मोर, चिड़िया, जूता, आलपीन। इनमें से हमें विदेशी शब्द छांटना है, कौन सा है? तो देखिए, विदेशज शब्द कौन से होते हैं? जो दूसरी भाषाओं से आते हैं। ठीक है, विदेशी भाषाओं से जो आते हैं, इनमें जैसे अरबी हो गया, फारसी हो गया, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, ये सारे क्या होते हैं? जो इनसे शब्द आते हैं उन्हें हम विदेशज शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें से हमें विदेशज शब्द ही फाइंड आउट करना है कि कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आलपिन। ठीक है, मोर, चिड़िया और जूता ये विदेशज नहीं है। आलपिन जो है ये कैसा शब्द है? पुर्तगाली शब्द है ये। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा? एक विदेशज शब्द हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक मिनट, यथा विधि का सही उत्तर बताइए। नियम के अनुसार, विधि के अनुसार, नियम के तहत या नियम अविरुद्ध। यथा विधि, यथा विधि का क्या हो जाएगा? अगर हम देखें सही आंसर इसका, तो ये होगा विधि के अनुसार, यानी कि अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या बनेगा? विधि के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उल्लास का सही विच्छेद चुनना है। उत्त जमालास, उत्त जमालास, उल जमालास या उल जमालास। तो देखिए, दो तो बिल्कुल ही गलत है, उल और उल, क्योंकि उल्लास बनता है उत्त जमालास। ठीक है, और जब भी व्यंजन संधि लिखेंगे हम तो क्या आता है? नीचे हलंत आता है, तो उत्त जमालास जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विद्यालय पंतनगर, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है पूछा है कि भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। तो ये ना हो जाएगा सही यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर। ठीक है, ये जो इसका नाम है, ये नाम पड़ा है स्वतंत्रता सेनानी जो हुए हैं गोविंद बल्लभ पंत, उनके नाम पर जो था इसका कृषि विश्वविद्यालय का नाम
रखा गया है। ठीक है, उत्तराखंड में है ये, और इसे ही भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार कौन है, यानी कि सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। शिव सिंह नेगी, विनोद रावत, अजित डोभाल या केसी पंत? तो कौन है सुरक्षा सलाहकार? अजित डोभाल। सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 का नारा था हम दो हमारे हमारी जनगणना हमारा अधिकार, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा उद्देश्य, या इनमें से कोई नहीं। स्लोगन जो था सेंसस 2011 का वो क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, इन विच डायरेक्शन द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस? पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है? तो किस दिशा में घूमती है पृथ्वी? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो सी ऑप्शन पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट टू ईस्ट जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक इज ऑल्सो नोन एज? भूकंप द्वारा जो सर्जित ऊर्जा की मात्रा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानते हैं भूकंप द्वारा सर्जित ऊर्जा मात्रा को? मैग्नीट्यूड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लेस डायरेक्टली अबव फोकस ऑन अर्थ सरफेस इज नोन एज? भूकंप मूल के सीधे ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान क्या कहलाता है? ठीक है, जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है पृथ्वी के अंदर, तो उसके ऊपर की जो सतह होती है पृथ्वी की उसको पूछा है। स्ट्राइक, एपिसेंटर, कोमा या ओरिजिन? तो क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है एपिसेंटर। ठीक है, और जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। अगला है, द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज नोन एज? कोमा, ओरिजिन, फोकस या एपिक सेंटर? तो एपिक सेंटर तो नहीं होगा, क्योंकि एपिक सेंटर कौन सा पॉइंट होता है? डायरेक्टली अबव टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोकस। उसको क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे या हाइपोसेंटर बोलेंगे उसे। ठीक है, अवकेंद्र, हिंदी में अवकेंद्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, भूकंप के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्षमता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके द्वारा जो है मापते हैं? रिक्टर स्केल के द्वारा। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के मध्य में से कौन सी रेखा गुजरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन पासिस इन मिडल ऑफ द इंडिया? इंडिया के बीच में से कौन सी लाइन गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो है गुजरती है। और कितने राज्यों में से गुजरती है? ये 8 राज्यों में से गुजरती है। कौन कौन से हैं वो 8 स्टेट? गुजरात, ठीक है, राजस्थान है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट है मिजोरम। ठीक है, और गुजरात मतलब अलग अलग शहरों से भी पूछा जा सकता है कि किस किस उससे गुजरती है। तो मेन अभी ये याद रखिए, इतना डीप का क्वेश्चन वो आपको नहीं देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, विच इज़ द बिगेस्ट बे ऑफ इंडिया? भारत की जो सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बे ऑफ खंबाट, बे ऑफ मन्नार, बे ऑफ कच्छ, बे ऑफ बंगाल? तो भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी जो है भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है, व्हेन डिड वेल्जली केम टू इंडिया? वेल्जली के बारे में पूछा है कि वेल्जली भारत कब आया था? लॉर्ड वेल्जली जो था ये 1798 में भारत आया था, 1798। ठीक है, और
एज ए गवर्नर जनरल जो था ये भारत आया था, और 1805 तक जो था ये भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं, 1798 से लेकर 1805 तक। ठीक है। लॉर्ड वेल्जली से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सहायक संधि के बारे में पूछा जाता है कि सहायक संधि जो थी मतलब कौन लेके आया था, तो लॉर्ड वेल्जली। ठीक है। और इसके अलावा जो चौथा मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, वो भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की पराजय और मृत्यु जो थी दोनों ही हो गई थी। तो यहाँ पे 1798 सही हो जाएगा। अगला है अष्टाध्यायी किसने लिखी है? कालिदास, व्यास, पाणिनि या इनमें से कोई नहीं। हु रोट अष्टाध्यायी? अष्टाध्यायी मीन्स 8 अध्याय वाली, और ये किसने लिखी है? ये संस्कृत व्याकरण का एक प्राचीन ग्रंथ है, ये लिखा है पाणिनि ने अष्टाध्यायी को। इसके हर एक अध्याय में जो है 4 पद हैं, और प्रत्येक पद में 38 से 220 तक जो है सूत्र हैं। तो इसमें कुल मिलाकर अगर हम बात करें अष्टाध्यायी में, तो 8 अध्याय हैं, 32 पद हैं, और सब मिलाकर लगभग 4000 जो हैं सूत्र हैं इसमें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो संस्कृति, मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है इसको? ये सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसको हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, और इसके साथ ही इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी या पाटलिपुत्र? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और उनकी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न चिन्ह के निम्न विकल्पों में से क्या आएगा? सबसे पहला इन क्वेश्चन को करने का वही है कि सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करते हैं? डिफरेंस को चेक करते हैं। तो 4 और 10 में कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। 10 और 22 में कितने का डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस है 48 का, 10 से 12 24 का है, 24 का, नेक्स्ट में 48 का है, और उसके बाद देखिए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। तो 96 में क्या हो जाएगा? 94 को ऐड कर देंगे, वो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। तो 190 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन। अगला है, देवेश सेड टू नवनीत दैट बॉय प्लेइंग हॉकी इज द यंगर ऑफ द 2 ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर वाइफ। हाउ इज द बॉय प्लेइंग हॉकी रिलेटेड टू देवेश? ठीक है, कोई बंदा है देवेश, उसने नवनीत से कहा है कि वो लड़का जो हॉकी खेल रहा है वो मेरे पिता यानी कि इसके पिता की पत्नी मीन्स इसकी माँ की बेटी मीन्स इसकी बहन के जो 2 भाई हैं, बेटी के 2 भाइयों से छोटा है। तो वो जो थे उसके भाई ही लगे, क्योंकि उस बेटी के यानी कि जो उसकी बहन थी देवेश की, उसी के 2 भाइयों के बारे में बात हो रही है, वो उन 2 भाइयों से छोटा है। तो यानी कि उसका रिलेशन क्या हुआ? उससे भाई का ही रिलेशन हुआ लड़के से, देवेश का। तो भाई जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, दी गई श्रृंखला में हमें गलत संख्या को ज्ञात करना है। तो डिफरेंस चेक करते हैं। सबसे पहले 3 और 10 में कितने का डिफरेंस आता है? 7 का डिफरेंस आता है। 10 और 21 में 11 का डिफरेंस आता है। 21-45 में 24 का डिफरेंस है। ठीक है, फिर 48 का है। 13 में से 5 गए 8 और 8 में से 4 गए 4, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 96 का है। ओके, तो एक सीरीज देखिए किस तरीके से चल रही है। 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिफरेंस कितना होना चाहिए था? 12 होना चाहिए था, और यहाँ पर कितना होना चाहिए था? 6 होना चाहिए था। तो यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर हुई है? देखिए 21 बिल्कुल सही है, क्योंकि 21 और 45 में 24 का डिफरेंस है। गलती कहाँ पर है? इस 10 की गलती है। इस 10 की गलती है क्योंकि अगर यहाँ पर ही 9 हो जाता, अगर यहाँ पर 9 हो जाता तो पहला डिफरेंस सही आता 6। ठीक है, फिर डिफरेंस हो जाता
12 का, फिर 24, फिर 48, फिर 96। तो मिस्टेक कौन सी है? 10 की है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो राइट आंसर होगा वो 10 होगा। यहाँ पर 10 की बजाय क्या होना था? 9 होना था। ठीक है, तब ये सीरीज सही बनती। अगला है विषम को चुनिए। सरसों, बाजरा, चावल, गेहूं, मस्टर्ड, मिलेट, राइस और व्हीट। ओके, दलहन और तिलहन दिया है, तो इनमें सबसे अलग क्या हो जाएगा? सरसों, क्योंकि वो एक तिलहन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको सोल्व करना है। सबसे पहले है 85.5। ए का मतलब है माइनस, तो माइनस लिख लिया हमने। देन 16 है। बी का मतलब है मल्टीप्लाई। ओके, उसके बाद 0.5 है। सी का मतलब है प्लस 20 है। देन डी का मतलब है डिवाइड और 0.2 है। तो सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुना, और ये नीचे 2 आ जाएगा, और डेसिमल को सोल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 2 पंजे 10, तो यहाँ से सोल्व होके मुझे 100 मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसको देखते हैं। इस वाले को सोल्व करते हैं मल्टीप्लाई को, तो 16 × 5/10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 8 16, यहाँ से 8 मिल जाएगा। ठीक है, ये 100 हो गया, ये 8 हो गया, और 85.5 हो गया। ओके, माइनस का है ये 8। 100 में से 8 माइनस करेंगे तो 92, लेकिन प्लस के 85.5 और 92 को ऐड करेंगे तो 177.5 जो है इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन 177.5 यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखिए, चूज आउट द ओड वन, मतलब अलग चुनना में। हकलाना, कानाफूसी, उपहास और चिल्लाना। इंग्लिश में देख लीजिए, स्टैमर, विस्पर, टॉन्ट या क्राई। अब हकलाना, कानाफूसी और उपहास यानी कि टॉन्ट करना किसी को, इन तीनों में जो है हम बोलेंगे, यानी कि बोलकर करेंगे कुछ, किसी पर टोंट कर रहे हैं या किसी को विस्पर या स्टैमर कर रही हैं, लेकिन क्राई में जो है हम बोलते नहीं हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्राई। ठीक है, अलग बताना है। निम्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 17, 52 और 1। ओके, अब जो रिलेशन फर्स्ट सेकंड में है वही रिलेशन हमें थर्ड फोर्थ में लगाना है। तो देखिए 17 से 52 किस तरीके से आ सकता है? 17 दूनी 34, 17 3 51 बनता है। 51 में से अगर 51 में अगर मैं एक और ऐड कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा? 52 मिल जाएगा। ठीक है, सेम लॉजिक यही इस पर अप्लाई करते हैं। तो 1 × 3 + 1, 3 एकम 3 जमा 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर 4। ठीक है, अगला है ग्रेट म्यूजिशियन अमीर खुसरो इन्वेंटेड विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अमीर खुसरो ने जो है कौन सा वाद्य यंत्र बनाया था? हिंदुस्तानी संगीत में अगर हम बात करें तो अमीर खुसरो का जो है योगदान रहा है बहुत ज़्यादा। उन्होंने आविष्कार किया था सितार और तबला। सितार और तबला जो वाद्य यंत्र है उनका आविष्कार किया था। ठीक है, उन्होंने जो है जो अमीर खुसरो थे उन्होंने तानपुरा और वीणा के संयोग से क्या बनाया था? सितार को बनाया था, मतलब मिला के। ठीक है, अगला है एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे पहले 10,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर का नाम है। नेम द फर्स्ट क्रिकेटर हु स्कोर्ड 10,000 रन इन वन डे इंटरनेशनल मैचेस। तो सबसे पहले किसने बनाए थे 10,000 रन? क्रिकेट का भगवान जिसे कहा जाता है सचिन तेंदुलकर ने। इसके अलावा और भी प्लेयर हैं इंडिया के जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए, जैसे सौरव गांगुली हैं, इसके अलावा राहुल द्रविड़ हैं, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। तो इन्होंने भी जो है 10,000 रन पूरे किए हैं, लेकिन सबसे पहले जिसने किए थे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में वो थे सचिन तेंदुलकर। ठीक है, नेक्स्ट है इमल्सिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एवं वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ओके, इमल्सीकरण जो होता है किसके पाचन के लिए आवश्यक होता है? तो फैट के लिए। इमल्सिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वसा के लिए। ओके, अगला देखिए, एंजाइम इन सलाइवा हेल्प द डाइजेशन ऑफ। लार में जो एंजाइम होता है वो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का, फैट का, प्रोटीन एंड फैट या स्टार्च? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि लार में एंजाइम कौन सा होता है? कौन सा एंजाइम होता है? एमिलेज होता है। एमिलेज एंजाइम होता है लार में, और ये किसका पाचन करता है? स्टार्च का। ये क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा भोजन का पाचन होता है वो कहां से शुरू होता है? मुंह में शुरू होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला है एड्स वायरस इज ए रेट्रोवायरस बिकॉज इट्स जेनेटिक मटेरियल। एड्स वायरस को हम रेट्रोवायरस क्यों कहते हैं, इसका रीजन बताना है कि जो उसका आनुवंशिक पदार्थ होता है वो कैसा होता है। तो इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। ह्यूमंस जो सेल्स जो होती है वो उनका जो वो होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और एड्स को रेट्रोवायरस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है इसमें, ठीक है। अगला है फ्रॉग इज कोल्ड ब्लडेड बिकॉज इट्स, मेंढक अनियततापी होता है, क्यों, रीजन क्या है कि फ्रॉग कोल्ड ब्लडेड होता है। देखिए लाइक अदर एम्फीबियंस जो फ्रॉग और टॉड्स होते हैं वो दोनों ही कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है कि जो इनका बॉडी टेम्परेचर होता है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। अगला है वेसेक्टोमी, एक शल्य प्रक्रिया है। वेसेक्टोमी कौन सा सर्जिकल मेथड है, कॉन्ट्रासेप्शन इन फीमेल, कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल्स, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, रिमूवल ऑफ ओवरीज। क्या है वेसेक्टोमी? वेसेक्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है फॉर मेल स्टेरिलाइजेशन और परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। क्या बोला मैंने, मेल स्टेरिलाइजेशन और परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन, तो कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, Which of the following is the most essential in case of blood coagulation? RBC, WBC, प्लेटलेट या लिम्फ? कौन सा रक्त की जमावट के मामले में सबसे जरूरी है? तो कौन सा जरूरी है रक्त को जमने के लिए? प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स जो है यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, A color blind person has difficulty in distinguish which color? एक रंग अंधिता वाले व्यक्ति को कौन से रंग पहचानने में परेशानी होती है? काला नीला, हरा लाल, हरा बैंगनी या सफेद और पीला? तो कौन सा पहचानने में वो होती है? रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। तो यहां पर ग्रीन और रेड जो है सही हो जाएगा, रेड एंड ग्रीन, ओके। विच ऑफ दीज हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय ओवरी? निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो अंडाशय द्वारा स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या कैल्सिटोनिन? तो देखिए जो मेजर हार्मोन्स मतलब स्रावित होते हैं ओवरीज से वो कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो यहां पर राइट हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, ठीक। अगला देखिए, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर देयर इन ए ह्यूमन? 21 पेयर्स, 22 पेयर्स, 23 पेयर्स या 24 पेयर्स? कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? पेयर्स में पूछा है तो 23 पेयर्स होते हैं। थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिजीज रिकेटस इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? रिकेटस क्या होता है? हड्डियों का रोग होता है। किससे होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ए से कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है, ठीक है, रतौंधी जो रोग होता है वो विटामिन ए से होता है। बी से बेरी होता है, सी से सकरवी, और जो हड्डियों का रोग होता है उसे वो यानी कि रिकेटस वो विटामिन डी से होता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, सीटी स्कैन वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम रॉन्टेजन, बैक्यूरेल, सर गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड या क्यूरी? तो सीटी स्कैन को किसने डेवलप किया था? सीटी स्कैन को इन्वेंट किया था 1972 में ब्रिटिश इंजीनियर हुए गॉडफ्रे हाउसफील्ड ने, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, विच बोन इज नॉट ए टाइप ऑफ न्यूमैटिक बोन? मैक्सिला, स्फिनोइड, एथेमोइड या पैटिला? इनमें से बताना है कि कौन सी वायवीय हड्डी नहीं है। जो वायवीय हड्डी नहीं है उसके बारे में बताना है, तो वो कौन सी है? पटेला।
डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इन विच पोर्शन कोरोनल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इंटीरियर, राइट एंड लेफ्ट या नन ऑफ अबव। कोरोनल प्लेन शरीर को किन किन हिस्सों में विभाजित करता है? कोरोनल प्लेन या फ्रंटल प्लेन जिसे कहते हैं, एक वर्टिकल प्लेन होता है जो रन होता है फ्रॉम साइड टू साइड, और ये डिवाइड करता है बॉडी को पोस्टीरियर और एंटीरियर में। ठीक है, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर, आगे और पीछे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल हेल्प इन च्यूइंग फूड, कौन सी मांसपेशी भोजन को चबाने में मदद करती है? ऑर्बिक्यूलिस ओरिस, ब्यूकिनेटर, मैसेस्टर या प्लेटिज्मा। तो कौन सी मसल जो है हेल्प करती है इन च्यूइंग फूड? तो राइट आंसर हो जाएगा मैसेस्टर मसल जो होती है, मैसेस्टर मसल एक पावरफुल मसल होती है जो कि मसल होती है सॉरी, और ये जो चिक एरिया होता है वहां पर होती है। ठीक है, ये जो है एक साइड भी हो सकती है या दोनों साइड भी हो सकती है, यानी कि वन ऑन आइदर साइड ऑफ द फेस। तो इसको जो है लेफ्ट और राइट मैसेस्टर मसल जो है बोला जाता है, सॉरी दोनों ही तरफ होती है, वन ऑन आइदर साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ गामा रेज, गामा किरणों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इंट्रा न्यूक्लियर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉन या He2+ आयन। तो कहाँ से होती है गामा किरणों की उत्पत्ति? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंट्रा न्यूक्लियर से, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज एक्सेप्ट पेनिट्रेशन, आयनाइजेशन, शॉर्ट वेवलेंथ, कॉलिमेशन। तो कौन सी जो है इनमें से एक्सरे का गुण नहीं है ये बताना। तो देखिए, पेनिट्रेशन, आयनाइजेशन और शॉर्ट वेवलेंथ ये एक्सरेज की प्रॉपर्टी है, कॉलिमेशन जो है इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, कॉलिमेशन सॉरी। तो डी ऑप्शन कॉलिमेशन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इन मॉडर्न एक्सरे ट्यूब रोटेटिंग एनोड इज मेड अप ऑफ टंगस्टन +1% रेनियम, टंगस्टन +0.1% रेनियम, 10% या टंगस्टन प्लस कॉपर। क्या हो जाएगा? आधुनिक एक्सरे नली की जो घूर्णन होती है एनोड, ये किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है टंगस्टन +10% रेनियम से। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन, निम्न जोड़ों में से किसकी समान विमाई नहीं है? इम्पल्स एंड मोमेंटम, वर्क एंड टॉर, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। तो किसकी समान विमाई नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, डी ऑप्शन, जड़ता घूर्ण एवं बल का आघूर्ण, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए, एक्सरे किरणों की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य तथा त्वरक के बीच संबंध बताना है। वेवलेंथ और एक्सेलरेटिंग जो पोटेंशियल है उनके बीच क्या जो है रिलेशन होती है एक्सरे की, उसमें तो क्या होता है? लैम्डा होता है, मिन होता है, प्रोपोर्शनल होती है ये किसके? 1/v के। ठीक है, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफ्यूजन इज लाइकली टू कोज इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस, कौन से संचारण के कारण अंतर संवाहिनी हीमोलिसिस होने की संभावना है? ग्रुप ओ ब्लड टू ग्रुप ए रेसिपिएंट, ग्रुप बी से ग्रुप ओ से ए बी या RH पॉजिटिव और नेगेटिव रिसिप्ट। हीमोलिसिस होने की संभावना किसमें होती है? बी से ओ में, बी रक्त समूह से ओ रक्त समूह प्राप्तकर्ता को। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड टू द हार्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ऑक्सीजनित जो रुधिर होता है ये हृदय में किस संरचना के द्वारा पहुंचाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन से पोषक तत्वों पर कार्य करता है? तो ये तो हम पहले ही एक मिनट, हाँ पहले ही हमने देखा,
लार में जो एंजाइम पाया जाता है एमीज, किसको पचाने का काम करता है? स्टार्च को तोड़ता है, शर्करा, सॉरी स्टार्च। ठीक है, अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निदेशक सिद्धांत या चुनाव आयोग अधिनियम? तो पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था है ये किसके अंतर्गत आती है? ये आती है नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत। ठीक है, तो नीति निदेशक सिद्धांत यहां पर करेक्ट होगा। अगला देखिए, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी कि सरपंच का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? गांव के सभी नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित पंचों द्वारा अपने में से, ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ग्राम पंचायत यानी कि सरपंच का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और लेकिन इसमें भाग कौन लेता है? जो पंजीकृत मतदाता होते हैं। अब सभी नागरिक नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वोट डालने की भी कोई एज लिमिट होती है, तो सभी नागरिक तो नहीं डाल सकते हैं। तो ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत जो मतदाता होते हैं उनके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की विधि द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? राज्यपाल द्वारा अपनी विवेकानुसार, निर्वाचित सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से, निर्वाचित सदस्यों द्वारा 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, या जिला प्रमुख के द्वारा। तो जो पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनको हटाया जाता है निर्वाचित सदस्यों के द्वारा 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में पंचायत का गठन किसके माध्यम से होता है? राज्यों के राज्य भाषा, राज्यों का विधानमंडल, भारत के राष्ट्रपति, संसद या कोई नहीं? तो देखिए, पंचायत का गठन किसके माध्यम से होता है? राज्य की जो विधानमंडल होती है उसके माध्यम से। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत में किस व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं हेतु स्थान आरक्षित है? लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्य विधानसभा में, पंचायती राज में? तो महिलाओं हेतु जो स्थान आरक्षित है वो किस में है? पंचायती राज संस्थानों में। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचायती राज संस्थानों में। 74वां संविधान संशोधन संबंधित है? लोकसभा, पंचायती राज, सर्वोच्च न्यायालय, नगर पालिका? तो 74वां पूछा है यहाँ से, 73वां पंचायती राज से था और 74वां किससे रिलेटेड था? नगर निगम या नगर पालिका से रिलेटेड था। ठीक है, जो शहरी शासन था उससे। अगला देखिए, बताना है, समितियां दी गई हैं। बलवंत राय मेहता है, अशोक मेहता? देखिए, बलवंत राय मेहता बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है। इसने त्रिस्तरीय पद्धति का सुझाव दिया था, द्विस्तरीय का अशोक मेहता ने दिया था। अब बात आती है स्थानीय स्वशासन और प्रतिनिधि के तरीके में सुधार। तो एल.एम. सिंघवी समिति ने स्थानीय स्वशासन पद्धति दी थी और जी.वी. राव समिति ने प्रतिनिधि के तरीके में सुधार का सुझाव दिया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में सम्मिलित है? तो कौन सा आता है त्रिस्तरीय में? ग्राम पंचायत होती है, बिल्कुल सही है। जिला परिषद भी होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत, जिला परिषद बिल्कुल सही है। अब हमें देखना है या तो पंचायत समिति होगी या ब्लॉक समिति होगी। ठीक है, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति होता है और जिला परिषद होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया या चलाया जाएगा? जन धन अभियान, जन जन अभियान, जागरूकता अभियान या डिजिटल अभियान? तो केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने के लिए अभियान चलाया गया, जागरूकता अभियान। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के महानिदेशक कौन हैं? अर्जुन सिंह सैनी, डॉक्टर बी.एस. सहरावत, राजेंद्र कुमार या जगबीर सुहाग? कौन है राष्ट्रीय बागवानी मिशन के महानिदेशक? अर्जुन सिंह सैनी। मेरा पानी मेरा विरासत योजना की घोषणा कब हुई थी? 28 मार्च 2020, 6 मई 2020, 10 मई 2020 या 16 मई 2020? मेरा पानी मेरी विरासत योजना की घोषणा जो थी ये हुई थी 6 मई 2020 को। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में टीवी के माध्यम से पढ़ाई करवाने वाला पहला जिला कौन सा है? झज्जर, यमुनानगर, करनाल या पानीपत? टीवी के माध्यम से पढ़ाई करवाने वाला पहला जिला कौन सा है हरियाणा का? यमुनानगर, बी ऑप्शन। ठीक है, पहली टनल युक्त मंडी कौन सी बनी है? हिसार, यमुनानगर, फरीदाबाद या झज्जर?
टनल युक्त मंडी कौन सी बनी है? हिसार बनी है। ठीक है। हरियाणा का गांधी किन्हें कहा जाता है? महात्मा गांधी को, हर्षवर्धन को, मूलचंद जैन को या फिरोज शाह तुगलक को? तो हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला पर्यटन महाविद्यालय कहां पर खुलेगा? हिसार, पंचकुला, सोनीपत या फरीदाबाद? तो पहला पर्यटन महाविद्यालय हरियाणा के सोनीपत में खुला। ठीक है, खुला या खुलेगा। नेक्स्ट है, 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी? चौधरी देवीलाल ने, चौधरी बंसीलाल ने, छोटूराम ने या भजनलाल ने? किसने की थी जमींदार लीग की स्थापना? चौधरी देवीलाल ने की थी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सॉरी चौधरी देवीलाल नहीं, छोटूराम, चौधरी छोटूराम। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? उदय भानुवंश, अशोक भाटिया, बाण भट्ट या रविशंकर यादव? अब यहाँ पे पूछा है पहला, सबसे पहला किसे मिला था हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो ये मिला था अशोक भाटिया को। कब मिला था? 1991 में जो था ये पहला पुरस्कार मिला था। ठीक है। अगला है, शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति हरियाणा में कहाँ पर मिली है? खिजरीपुर, फैजलपुर, गन्नौर या रामपुर? तो शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति हरियाणा के फैजलपुर में मिली थी। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन ने रत्नावली नाटक किस भाषा में लिखा था? पाली, हिंदी, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं? तो हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे। कौन कौन सा था? रत्नावली था, प्रियदर्शनी था और नागानंद था। ये 3 नाटक लिखे थे। यहाँ पे पूछा है कि रत्नावली की भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत में था ये, सी ऑप्शन। हरियाणा में स्वच्छ शक्ति अभियान कहाँ पर शुरू किया गया था? हिसार, कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी या सिरसा? तो हरियाणा में स्वच्छ शक्ति अभियान कहाँ पर शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था कुरुक्षेत्र में। ठीक है, 12/2/2020 में। ठीक है, 12 फरवरी 2020 से शुरू किया गया था कुरुक्षेत्र से। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं मैथ्स का। देखिए, इफ x + 2 और 4 = दिस दिया है तो फाइंड करना है हमें x और y की वैल्यू। ओके, x + 2 को मैं मान लेती हूँ a1 और इसको मान लेती हूँ b1। ठीक है, इसको a2 और इसको b2। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? a1 जो a वाले हैं उसको इक्वल रख सकते हैं, a1 = a2। ठीक है, इसी तरीके से b1 = b2। यहाँ से देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा a1 यानी कि x + 2 किसके बराबर हो जाएगा? 5 से के बराबर। तो x की वैल्यू 5 - 2 3 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे 2x + y = 4। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। तो y = 4 - 2x हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू ऑलरेडी 6 है तो 4 - 6, तो राइट आंसर यहाँ पे -2, सॉरी 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएंगे 2, -2। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल है, जस्ट इक्वल रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, f(x) दिया है तो फाइंड करना हमें f(-2). ठीक है, अब इसको किस तरीके से निकालेंगे? तो देखिए सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पर हम जो f(x) है यहाँ पे क्या रखेंगे? वैल्यू -2 रख देंगे। अगर मैं यहाँ पे -2 रख रही हूँ x को, तो सेम इसमें भी चेंज आएगा, इसमें भी सेम हो जाएगा। -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा। देन -3x है, माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 हो जाएगा और +1 रहेगा। नीचे x - 1 है तो x की जगह -2 -1, 6 और 4 10 और 1 11, 2 और 1 3, लेकिन माइनस का, तो -11/3 जो है करेक्ट आंसर यहाँ से निकल जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अगला दिया है f और g दिए हैं रियल टू रियल, यानी कि f जो है ये कहाँ से कहाँ तक है? रियल टू रियल है। सेम g की भी वैल्यू दी है रियल टू रियल। f(x) दे रहा है, देन g(x) दे रहा है। फाइंड करना है हमें f(x) और g+g(x). अब हमें f(x) की वैल्यू पता है कितनी है? x² - 1 है और g(x) की वैल्यू भी पता है x + 4 है। ठीक है, तो जस्ट इसको सॉल्व करना है। x² + x - 3 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से जो है डिफरेंट कंडीशंस वो आपको देख सकता है, कुछ इस तरीके से देख सकता है कि आप जो है
ये ना देखिए, ये दे सकता है कि जी ऑफ जी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए या एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो फंक्शन से रिलेटेड आपको दे सकता है। तो आगे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।